जब वो इस बुरे समय के साथ सामंजस्य बैठा लेंगी तो हम एक तरीके से मानो तारों को पहन लेंगे, हमारी जो ड्रेसेस जो होंगी वो तारों जैसी होगी और हम जो है मृत्यु पर, डेथ पर हम जो है समय पर जो है विजय पा लेंगे और हम उससे आगे निकल जाएंगे। हम समय को हरा देंगे, हम मृत्यु को हरा देंगे अगर हम इस बुरे समय जो चल रहा है अभी उसके साथ में सामंजस्य बैठा लेंगे, उसके साथ में अपना बैलेंस बैठा लेंगे। आई होप कि आपको फोर्थ स्टैंजा अच्छे समझ में आ गया हो, फिर भी मैं आपको वापस बता देती हूँ। When once our heavenly guided soul shall climb, जब हमारी स्वर्ग से प्रकाशित आत्माएं जब इस बुरे समय के साथ में सामंजस्य बैठा लेंगी, then all this earthly grossness quit, जब सांसारिकता में संसार में अभी जो कुछ भी चल रहा है, जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो ड्रेसेस होंगी, हमारे जो अटायर्स होंगे वो स्टार्स के जैसे होंगे। ऐसा हमें लगेगा मानो कि हमने तारों को पहन लिया है और हम तारों के साथ में ही हमेशा बैठेंगे। ये एक फ्रेज़ है, यहाँ पर एक्चुअली पोएट के कहने का मतलब है कि हम आनंदित हो उठेंगे, हम लाइफ को जो है वो अच्छे से जी पाएंगे, हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को जो है अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, खुल के इंजॉय कर पाएंगे। तो अब वो यहाँ पर पोएट कह रहा है कि जब हम समय के साथ में सामंजस्य बैठा लेंगे तो हम मृत्यु पर और हम समय पर जो है विजय पा लेंगे, हम उनको भी हरा देंगे और उनसे भी आगे निकल जाएंगे। तो ये हो गया आपका फोर्थ स्टैंजा। अब मैं आपको जो है एक बार इस पोएम का पूरा समरी बता देती हूँ। तो ये जो पोएम है ये जॉन मिल्टन ने लिखी है और जॉन मिल्टन जो है वो यहाँ पर समय से बात कर रहा है। समय जो है वो जॉन मिल्टन के लिए यहाँ पर पर्सन है और वो समय से कह रहा है कि ए बुरे समय, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, अपनी जो रफ्तार है वो तेज़ करो और हर एक घंटा जो कि पेंडुलम की तरह धीरे धीरे चलता है उसकी रफ्तार को तेज़ करो और तुम जो कुछ भी खाना चाहते हो, तुम जो कुछ भी अपने लालच के ज़रिए खा लेना चाहते हो उसको खा लो, क्योंकि तुम जो कुछ भी खा लोगे वो सब फालतू है, वो सब बेकार है, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है और इसमें तुम्हारा कोई गेन नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टैंजा। और सेकंड स्टैंजा में जो है पोएट कह रहा है कि जब तुम सारी बुरी चीज़ें अपने अंदर दफन कर चुके होगे, पोएट किससे कह रहा है, पोएट समय से कह रहा है कि जब तुम सारी बुरी चीज़ें अपने अंदर दफन कर चुके होगे तब क्या होगा, और जब तुम सारी चीज़ें जो हैं, जो भी तुम्हारे लालच में आ रहा है कि मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, जब तुम सब कुछ खा चुके होगे तब एक अनंत का समय आएगा, तब एक ऐसा समय आएगा जो कि आनंद से भरा होगा, जो कि रोमांच से भरा होगा और हम उस आनंद और रोमांच में इतने मतलब घुल मिल जाएंगे, हम इतने खुश हो जाएंगे मानो कि हम उस आनंद के समय में जो है गोते लगा रहे हों, रोमांच से भर गए हों। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा जो है उसमें पोएट कह रहा है टाइम से कि जब सब कुछ वास्तव में अच्छा हो जाएगा, जब सब कुछ वास्तव में दिव्य हो जाएगा तो प्रेम, शांति और सत्य जो है वो परमेश्वर के, वो परमात्मा के सिंहासन पर चमकेगा और उसकी जो चमक है वो पूरे संसार में फैलेगी। तो जब उसकी चमक पूरे संसार में फैलेगी तो सब कुछ जो है वो हमको भी अच्छा दिखाई देगा, वो सब कुछ हमको भी जो है बहुत ही आनंदित करेगा और हम जो है उसमें जॉयस हो जाएंगे, हम भी उसमें वंडर करेंगे कि देखो भाई कितना अच्छा टाइम आ चुका है। फोर्थ स्टैंजा जो है वो हमें कह रहा है व्हेन वंस अवर हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम, जब हमारी स्वर्ग से प्रकाशित आत्माएं, क्लाइम का मतलब होता है अडैप्ट, अडैप्ट का मतलब हिंदी में होता है सामंजस्य बैठाना, बैलेंस बैठाना। तो जब हम इस बुरे समय के साथ में बैलेंस बैठा लेंगे, सामंजस्य बैठा लेंगे तो क्या होगा, हमें बाद में ऐसा लगेगा मानो कि हमने तारों की अटायर को पहन लिया है, हमने तारों को पहन लिया है और हम तारों के साथ में हमेशा के लिए बैठे हैं। इन अदर वर्ड्स जो है हम बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाएंगे, हम रोमांचित हो जाएंगे, हम खुशी से भर उठेंगे और जब हम इस बुरे समय के साथ में सामंजस्य बैठा लेंगे तो क्या होगा कि हम समय पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे और हम जो है मृत्यु को और समय को भी हरा देंगे। तो ये जो है ऑन टाइम में जॉन मिल्टन का मैसेज है और अभी वैसे भी कोविड चल रहा है तो ये मैसेज जो है आई होप कि आपको एक होप दे और आपको अच्छा लगे, आप में थोड़ी पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। और अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे।
स्टेंजा फर्स्ट। स्टेंजा फर्स्ट में फ्लाई का मतलब है गो अवे। वैसे तो फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लाई का मतलब है गो अवे। एनवियस टाइम। प्लूमेट। प्लूमेट का मतलब होता है पेंडुलम। पेस। प्लूमेट पेस यानी कि पेंडुलम की स्पीड। पेस का मतलब होता है स्पीड। ग्लट। टू ईट विथ ग्रीड। ग्लट का मतलब होता है लालच के साथ ही सब कुछ खा जाना। जब लालच आता है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लट। दाई सेल्फ का मैंने आपको मीनिंग बताया है, बट मैं फिर भी लिख देती हूँ। दाई सेल्फ यानी कि योर सेल्फ। डिवावर्स। डिवावर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खा जाना। टू ईट हैस्टिली। ये आपके फर्स्ट स्टैंजा में से मैं आपको मीनिंग्स बता रही हूँ, और आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया हो ये। मॉर्टल का मतलब होता है जो कि मर सकता है। तो मॉर्टल का मतलब होता है, इमॉर्टल का मतलब होता है जो कि कभी नहीं मर सकता। और इमॉर्टल का ऑपोजिट क्या है? इमॉर्टल का ऑपोजिट है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी डेड। कोई ऐसी चीज़ जो है जो कि मर सकती है, 100% मर सकती है। जैसे कि हम जो हैं, हम मॉर्टल बींग्स हैं ऑफ कोर्स। जो ट्यूबलाइट्स हैं, जो फैंस हैं, इवन ये भी मॉर्टल हैं। इनकी भी कोई लाइफ स्पैन जो है वो एटर्निटी तक नहीं है, ये मॉर्टल नहीं है। समथिंग डेट इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ डेथ, इसका मैंने सेकंड मीनिंग लिखा है, मतलब वही है, बट जो मेरा लिखने का तरीका है वो अलग है। समथिंग डेट इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु से नहीं बच सकता है, वो है मॉर्टल। ड्रॉस। ड्रॉस। ड्रॉस का मतलब होता है फालतू की चीज़। चलिए मैं हिंदी में लिख देती हूँ आपके लिए। फालतू की चीज़ या थिंग्स ऑफ यूजलेसनेस, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो होता है ड्रॉस।
ड्रॉस का मतलब होता है फालतू की चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे काम की नहीं है, जो कि यूजलेस है, उसको बोलते हैं ड्रॉस। अब हम लेते हैं सेकंड स्टैंजा। एंटोम्ड। सेकेंड स्टैंजा में जो फर्स्ट लाइन है, फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एंटोम्ड। एंटोम्ड का मतलब होता है टू बरी, यानी कि दफन करना। ग्रीडी का मतलब लालची। सेल्फ कंज्यूम का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, वो जो कि हम अपने आप से, सेल्फ का मतलब होता है हमारा खुद का, हम खुद, और कंज्यूम का मतलब होता है ख़त्म करना या खा लेना या फिनिश कर देना। फिर भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए। ये हो गया सेल्फ कंज्यूम्ड। और आई होप कि आपने ये ड्रॉस और मॉर्टल का मीनिंग लिख लिया हो स्टैंजा फर्स्ट में। ये हो गया आपके एटर्निटी का मीनिंग सेकंड स्टैंजा में। ग्रीड का मतलब होता है टू विश। या टू ब्लेस भी लिख सकते हैं आप। ब्लिस का मतलब होता है जॉय। और मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टैंजा की जो लास्ट लाइन है उसमें जो अंडरटेक लिखा हुआ है वो अंडरटेक नहीं है, अंडरटेक नहीं है, अंडरटेक नहीं है, वो ओवरटेक ही है। तो यहाँ पर जो अंडरटेक लिखा हुआ है आप उसको ओवरटेक ही लिखना। और फ्लड, आप समझदार हैं, आपको पता होगा फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। तो ये हो गए आपके सेकंड स्टैंजा के सारे वर्ड मीनिंग्स। और अभी हम लिख लेते हैं थर्ड स्टैंजा के। सिंसियरली मतलब जेन्युइनली। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन की पोएम में भी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन।
उसको हम कहते हैं सिंहासन। अब हम लेते हैं स्टैंजा 4। आई होप कि आपने ऊपर के जो मीनिंग्स हैं वो लिख लिए हों। क्लाइम का मतलब होता है अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, या मैं लिख देती हूँ इंग्लिश में टू बैलेंस। हेवनली गाइडेड सोल शेल क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है अडैप्ट यानी कि बैलेंस करना, या हिंदी में सामंजस्य बैठाना। हेवनली गाइडेड सोल, हेवनली गाइडेड सोल का मतलब होता है तो हेवनली गाइडेड सोल का मतलब होता है आत्मा जो कि स्वर्ग से प्रकाशित है। सोल डेट इज गाइडेड फ्रॉम हेवन और बाय गॉड, दैट इज कॉल्ड हेवनली गाइडेड सोल। अब यहाँ पर मैं हेवनली गाइडेड सोल का अगर मैं अपने वर्ड्स में अगर मीनिंग लिखूँ तो वो होता है द पीपल हुज एम आर वेरी हाई। अर्थी, अब यहाँ पर ये जो अर्थी लिखा हुआ है ये अर्थली भी हो सकता है, अर्थी भी सही है और अर्थली भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको सेकंड वर्ड बता रही हूँ इसके लिए। अर्थली यानी कि सांसारिक, संसार से जुड़ा हुआ। सांसारिक, वर्ल्डली, सांसारिक, वर्ल्डली, या आप उसको मटेरियलिस्टिक भी लिख सकते हैं। ग्रॉसनेस का मतलब होता है टोटैलिटी। ग्रॉसनेस का मतलब होता है टोटैलिटी, संपूर्ण। और ट्रियम्फिंग का मतलब होता है टू हैव विक्ट्री।
ट्रिम्फिंग का मतलब होता है टू हैव विक्ट्री ओवर समथिंग और समवन, किसी चीज़ पर जीत पा लेना है, किसी मनुष्य पर विजय पा लेना है, जीत पा लेना, उसको हम बोलते हैं ट्रिम्फिंग। तो ये हो गए आपके 4 स्टैंजास के मीनिंग। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन से यूज़ हुए हैं। यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पर इसमें यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसका? पर्सोनिफिकेशन टाइम का। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है, आप उसमें देख रहे हैं कि टाइम में जो फर्स्ट लेटर है टी, जो कि हम कहते हैं कि कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर जो टाइम है उसने पोएट ने जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो टी इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पर पोएट जो है टाइम को एज अ प्रॉपर नाउन, एज अ पर्सन जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहा है, इसलिए ये जो है पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग का एग्जाम्पल दे देना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो टाइम जो है वो नॉन लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग, मतलब ऑफकोर्स बढ़ता रहता है, घटता रहता है, आगे चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमें वो दिखाई देता है कि समय कोई एक जो है कि पर्सन है, नहीं दिखाई देता ना। लेकिन यहाँ पर जॉन मिल्टन जो है टाइम को जो है एक पर्सन की तरह देख रहा है, तो इसलिए टाइम जो है यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर जॉन मिल्टन ने जो है टाइम को पर्सोनिफाई किया है। तो आई होप कि आपने ये वर्ड मीनिंग्स लिख लिए हों। चलिए ऊपर से रफ कर देते हैं। Personification, तो ये पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज़ हुआ है। एक इसमें यूज़ हुआ है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन अब जो है वो वर्ड्स का भी हो सकता है, रिपीटेशन जो है वो साउंड्स का भी हो सकता है, रिपीटेशन जो है वो सिर्फ लेटर्स का भी हो सकता है। यहाँ पर रिपीटेशन का एग्जाम्पल क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल, मर्ली मॉर्टल ड्रॉस। तो ये जो है एक आप कह सकते हैं कि उसका एग्जाम्पल है रिपीटेशन का। अलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। मर्ली मॉर्टल ड्रॉस, मर्ली मॉर्टल, मर्ली मॉर्टल। तो अब ये जो साउंड्स है, म के जो साउंड्स है, एम के जो साउंड्स है, रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। सो ये जो है मर्ली मॉर्टल ड्रॉस। आया समझ में? तो ये जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है रिपीटेशन और ये हुआ है पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़। और ये जो पोएम लिखी गई है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो आयम्बिक पेंटामीटर में जो है ये
पोएम जो है लिखी गई है और पर्सोनिफिकेशन और अलिट्रेशन इसमें यूज़ हुए हैं। आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। मैंने आपको एक एक वर्ड समझाया है, मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया है, मैंने आपको स्टेंजा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार समझाया है, उसकी समरी भी समझाई है। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरीज़ ले सकते हैं स्कूल से। अब मैं आपको जो है थोड़ा जॉन मिल्टन के बारे में बता देती हूँ, अबाउट द पोएट। John Milton, born on 9 December 1608 and died on 8 November 1674, was an English poet, pamphleteer and historian. He is best known for writing Paradise Lost 1667. जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 8 नवंबर 1674 को हुई थी। वो एक इंग्लिश पोएट थे, पैम्फलेटियर थे, वो पैम्फलेट्स भी बनाते थे, वो पैम्फलेट्स के लिए भी लिखते थे। पैम्फलेट्स आपको तो पता होगा ना, पैम्फलेट्स क्या होते हैं। हम जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं और हमें रास्ते में कोई ना कोई कुछ पेपर पकड़ा रहा होता है, कोई ना कोई किसी चीज़ का एडवर्टीज़मेंट पकड़ा रहा होता है, तो वो जो होते हैं वो पैम्फलेट्स होते हैं। एंड हिस्टोरियन, वो हिस्टोरियन भी थे, वो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च वगैरह करते थे और उसके ऊपर भी जो हैं वो काफ़ी कुछ काम करते थे। उनकी जो काफ़ी जो राइटिंग्स हैं वो हिस्ट्री को लेकर ही हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट उसमें से एक है जो कि बाइबल में से ली गई है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को 1667 में लिखा था, विच इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एपिक पोएम इन इंग्लिश। और पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उनकी सबसे बड़ी और सबसे महान एपिक पोएम है और पैराडाइज लॉस्ट का जो थीम है वो बाइबल में से लिया गया है। ये मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। ही वॉज अ प्रोमिनेंट he was a prominent author during a time of political upheaval and religious flux। तो जब राजनीति में उतार चढ़ाव आ रहे थे और जब धर्म को लेकर और जब मतलब जातियों को लेकर जब उतार चढ़ाव हो रहे थे, जब उनमें तनातनी जब हो रही थी, तो वो उस टाइम के सबसे फेमस ऑथर थे। कौन सबसे फेमस ऑथर थे? जॉन मिल्टन उस समय के फेमस ऑथर थे। His poetry and prose reflect deep personal convictions and passion for freedom and self-determination। उनकी पोएट्स, उनकी जो पोएम्स हैं, उनका जो पोएटिक वर्क है या उनकी जो प्रोज हैं, जो उनके आप नॉवेल्स ले लो या उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह हैं वो ले लो, तो वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? वो उनका खुद का कन्विक्शन रिफ्लेक्ट करती है। कन्विक्शन मतलब कि वो अपने आप में क्या फील करते थे, वो अपने आप में मतलब क्या महसूस करते थे, और वो जो महसूस करते थे वो था सेल्फ फ्रीडम।